भाषा के राजनीतिक संदर्भ, पॉलिटिकल कंटेंट ऑफ लैंग्वेज। पॉलिटिकल कंटेंट ऑफ लैंग्वेज, भाषा के राजनीतिक संदर्भ जो है वह भाषा के विभिन्न घटकों को राजनीतिक दल द्वारा भाषा नीति के संदर्भ में हमेशा प्रभावित करती रहती है। जब हम इस चीज को समझते हैं तो हम स्पष्ट कर पाते हैं कि भाषा संशोधन विधेयक जो है कभी संविधान का उल्लेख तो करती ही है और भाषा का समावेश संपूर्ण देश के शिक्षा के माध्यम का आधार बनता है। भाषा का जो राजनीतिक संदर्भ है उसमें राजनीतिक ओतप्रोत से लवरेज होकर भाषागत नीतियां बनाई जाती है। हम भाषा के उन आयामों को समझेंगे जिसके द्वारा हमारा देश संचालित होता है। पहले से भी हमारे देश में हजारों हजार वर्ष पहले अनेक भाषाएं प्रचलित थी, है और रहेगी। सबसे प्राचीन भाषा संस्कृत भाषा है, जो कहा जाता है कि मतलब किसी को पता ही नहीं है कि कितना वर्ष पहले यह संस्कृत भाषा आई। लाखों वर्ष पहले आई, हजारों वर्ष पहले आई। कुछ लोग उदाहरण देते हैं कि 5000 वर्ष पहले आया, 10,000 वर्ष पहले आया, लेकिन हमारे जो धर्म ग्रंथ है उसमें मिलता है कि करोड़ों वर्ष से संस्कृत भाषा है। पहले जो संस्कृत भाषा ही लोग बोलते थे, उसके बाद प्राकृत आई, पाली आई, और प्राकृत पाली के बाद भाषाओं का विघटन अनेक भाषाओं में प्रचलित हुआ। हम अभी तत्काल में यह समझ सकते हैं कि हमारा देश भारत, जिसमें अनेक भाषाएं बोली जाती है, जब मुगलों का शासक था तो अरबी, फारसी और उर्दू भाषा का प्रचलन हो गया और सभी कामकाज आपके देश का संस्कृत के बाद प्राकृत, प्राकृत के बाद पाली, पाली के बाद वही उर्दू, फारसी, धीरे धीरे किसी भी प्रावधान को समझते हुए संस्कृत की लाडली बेटी हिंदी का प्रभाव बढ़ना शुरू हुआ और हिंदी भाषा भी धीरे धीरे अस्तित्व में आने लगी। इसका सबसे सुंदर बात यह है कि जो भाषा हम लोग पढ़ते हैं उस भाषा को हम लोगों को हिंदी के माध्यम से पढ़ने का मौका मिला है, लेकिन भाषा हिंदी भी है, अंग्रेजी भी है, संस्कृत भी है, उर्दू भी है, फारसी भी है, तमिल है, तेलुगु है, मलयालम है, उड़िया है, कन्नड़ है, बंगाली, बहुत भाषा है। आपके देश में अभी बोले जाने वाली भाषा
1000 से अधिक है। केवल 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं को शामिल किया गया है, लेकिन कहा जाता है कि प्रत्येक 3 मील पर यानी 6 किलोमीटर पर भाषा बदल जाती है। लेकिन यह किंवदंती है, यह जरूर है कि कहा गया है कि 12 योजनानां भाषानां परिवर्तय, ऐसा लिखा हुआ है। और तैत्तिरीयोपनिषद में यह लिखा हुआ है कि प्रत्येक 12 कोष के बाद, चैनल पर भेज देते, प्रत्येक 12 कोष के बाद भाषा बदलती है, यानी 12 × 36 किलोमीटर के बाद भाषा जो बदलती है। तो फिर तुम्हारा नहीं आना चाहिए, देखो हाथ आ गया तुम्हारा। तो भाषा का जो अनुमोदन होता है, भाषा का जो विघटन होता है, उसको राजनीतिज्ञों के द्वारा समय समय पर उसका उत्थान भी किया जाता है और उसका पतन भी किया जाता है। हमारे देश में जब संविधान का निर्माण हो रहा था, उस समय संविधान केवल और केवल अंग्रेजी में लिखा गया, जबकि हमारे देश की भाषा हिंदी में थी। बहुत अच्छी बात है। विदेशी और हमारे देश के भी बहुत से लोग, सैकड़ों लोग मिलकर संविधान लिखे। संविधान सभा के अध्यक्ष हमारे देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, और बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के देखरेख में संविधान लिखा गया। उस संविधान में जिस समय लिखा गया, उस समय भाषाओं को केवल 14 भाषा को अस्तित्व में लाया गया कि यह 14 भाषा जो प्रादेशिक भाषा के रूप में कार्य करेगी। उसके बाद धीरे धीरे उसमें जुटता गया और 22 भाषा का समावेश हो। हम जिन भाषाओं की अभिव्यक्ति करते हैं, उसमें से बहुत सी ऐसी भाषाएं हैं। आपके क्षेत्रीय बिहार में जो भाषाएं हैं, उसमें हिंदी, मैथिली 2 भाषाओं को शामिल किया गया है 8वीं अनुसूची में। लेकिन आप देखिएगा तो आप भोजपुरी भाषा 8वीं अनुसूची में नहीं है, बज्जिका 8वीं अनुसूची में नहीं है, अवधी 8वीं अनुसूची में नहीं है, मागधी 8वीं अनुसूची में नहीं है, और मुंगेरी भाषा और भी बहुत छपरिया भाषा, भोजपुरी भाषा तो हम कह ही दिए हैं, और भी बहुत भाषाओं को हम बिहार में देखेंगे तो चंपारणी भाषा है, उस सबको भी शामिल नहीं किया गया है। लेकिन क्या भाषा तो लोग बोल ही रहे हैं ना। गांव में जब जाते हो, कभी पश्चिम चंपारण में आप जाते हो, पूर्वी चंपारण में जाओगे, कहो कहाँ जात बार, और वही जब छपरा में चले जाओगे तो कहाँ जाता रह। अब ये चले जाओ आप समस्तीपुर, मुंगेर, बेगूसराय, ये हो कत जाए हो,
अब देखिए, एक ही चीज को अनेक लैंग्वेज में, भाषा में हम लोग सुनते हैं, हमारे क्षेत्र का भाषा है। तो राजनीतिक संदर्भ यह है कि हमारे देश में जो भाषाएं 8वीं अनुसूची में शामिल हुई, उन भाषाओं का समावेश हम उस स्थिति और परिस्थिति को देखते हुए, उस स्थिति और परिस्थिति के आधार पर वह भाषा का अनुमोदन प्रारूप तैयार करते हुए हमारे देश के नेतागण, गणमान्य व्यक्तियों के द्वारा भाषा का एक उचित स्थान प्राप्त करने के लिए प्रावधान लाया गया। कहा गया कि भाषा जो क्षेत्र में है वह प्रादेशिक भाषा के रूप में काम करेगी और उस राज्य की, उस क्षेत्र की भाषा के द्वारा ही पाठ्य पुस्तकों में, विद्यालयी भाषा में उसका उपयोग किया जाएगा। ऐसा संविधान में लिखा गया है और हमारे माननीय तत्कालिक राष्ट्रपति के द्वारा यह अनुमोदन किया गया कि किसी भी क्षेत्रीय भाषाओं को प्राश्रय मिलना चाहिए, वह भाषा 8वीं अनुसूची में शामिल हो या न हो, लेकिन अगर वह क्षेत्रीय भाषा के रूप में उसका उपयोग कर रहा है तो उन भाषाओं को वह शामिल किया जाना चाहिए और वह भाषा बच्चों के पठन पाठन में भी कार्य करे, ऐसा होना आवश्यक है। उन्होंने यह भी कहा, राजनीतिक संदर्भ का जब संवैधानिक प्रावधान शुरू हुआ तो उन्होंने साफ साफ कहा कि अपने देश की जो भाषा है वह द्वितीय भाषा के रूप में कोई और भाषा होगी, लेकिन अगर राष्ट्रीय भाषा होगी तो केवल और केवल हिंदी भाषा होगी, ना कि कोई दूसरी भाषा होगी। अब जब हिंदी भाषा का नाम आता है तो हम यह समझ लेते हैं कि हमारे देश का जो राजकीय भाषा है, राष्ट्रीय भाषा है, वह हिंदी है। अंग्रेजी में संविधान जरूर लिखा गया, लेकिन उसमें दिया गया कि अगले 10 वर्षों तक ही संविधान में, चाहे आपके देश में जो कार्य होंगे वह कार्य अंग्रेजी में होंगे या उसको अंग्रेजी के सहायता से किया जाएगा, लेकिन 10 वर्षों के बाद हम उस जगह पर हिंदी को भी रख सकते हैं। बहुत अच्छी बात है कि विडंबना की बात है कि अंग्रेजी को 8वीं अनुसूची में नहीं रखा गया है। 22 भाषा देशी है जो इस देश में है, लेकिन हमारे देश के 60+ यानी 60% से अधिक कार्य, जो राजकीय कार्य है, वह अंग्रेजी में ही होता है। और हमारे यहाँ तो ऐसी विडंबना है कि अंग्रेजी अगर कम जानता है, हिंदी जानने वाला है, तो उसको अच्छी नौकरी नहीं मिल सकती। अगर संस्कृत जानने वाला है तो हो सकता है कि उसको पूजा पाठ की भाषा ही समझ ली जाए, इसलिए अंग्रेजी जानना बहुत जरूरी है। भाषा के राजनीतिक संदर्भ में यह स्पष्ट रूप से अनुमोदित है कि भाषा के द्वारा कोई भी विषय पढ़ सकते हैं आप, जो भाषा। लेकिन बहुत दुख की बात है कि आपके
हिंदी भाषा में भी बहुत पुस्तकें नहीं मिलेगी और बहुत अच्छी अच्छी पुस्तकों को पढ़ने के लिए हमको अंग्रेजी पढ़ना अनिवार्य है। तो इंटरनेशनल लैंग्वेज के रूप में जो अंग्रेजी भाषा है वो भी अब जरूरी हो गया है सबों के लिए, क्योंकि उसके बिना अगर ज्ञान की अभिव्यक्ति की जाए तो लगती है जो अधूरी है। कहा गया है कि पुस्तकें पढ़ो विद्या पर हस्ते गतौ धरा। पुस्तक में पढ़ा हुआ विद्या और दूसरे के हाथ में गया हुआ धन हमेशा काम नहीं आता। उसके लिए पुस्तक के विद्या को आपको आत्मसात करना होगा, आपको अंदर अपने अंदर उसको समेटना होगा, तब ही पुस्तक की विद्या को आप समझ सकते हैं, आप बता सकते हैं। जब हम जिस ज्ञान को, जिस प्रत्यस्मरण को, जिस विधा को पढ़ते हैं वह विधा हमारे लिए एक भाषा के रूप में अनुमोदित होता है और वह भाषा जिस भाषा को हम समझ सकते हैं। हम हिंदी में बात करते हैं, कभी कभी कोई अंग्रेजी में बात करता है, तो हम जो बात हिंदी में करते हैं उस बात को, उस शब्द को, उस क्या कहते हैं समस्या को या उस परिवेश को हम आसानी से हिंदी में समझ लेते हैं। आप पढ़ते हो, अभी आप लोग प्रबुद्ध बच्चे हो, अगर आपको अंग्रेजी पढ़ना है तो अंग्रेजी पढ़ना है, लेकिन आपको अगर समझना होगा तो आपको हिंदी में जब तक नहीं समझाएगा तब तक आप उस सभी बातों को नहीं समझ सकते। हाँ, 2-4 बच्चे हैं ऐसे हैं कि सब समझ लेंगे, लेकिन क्या आप सब लोग कोई गुरुजी पहुंचे क्लास में और अंग्रेजी में लेक्चर देना शुरू करे और अंत में निकलने के समय थैंक यू कहे, तो हमारे लिए अभी जो बच्चे जुड़े हुए हैं, क्या आप सब लोग पूर्णतः समझ जाएंगे जो क्या बोल करके आ गए? यस या नो बोलिए, समझ जाएंगे? हाँ, नहीं समझेंगे? पल्लवी सोई हुई है, चलो ठीक है, तबीयत ठीक है पल्लवी। इस स्थिति में हम यह समझ गए कि भाषा का जो उपयोग है और राजनीतिक संदर्भ में यह स्पष्ट रूप से कहा जा सकता है कि हम जिस विषय वस्तु को पढ़ते हैं उसको सम्मानिक दृष्टिकोण से समझकर और उसका उपयोग करें। राजनीतिक संदर्भ में एक बात समझ लो कि आपके देश में जितनी भी भाषाएं हैं उसमें हर अलग अलग प्रदेश में विभिन्न भाषाओं को समायोजन किया गया है, जिसको 8वीं अनुसूची में डाला गया है और उसकी पढ़ाई भी होती है। लेकिन समय के अनुसार सब कुछ बदल रहा है और बहुत खुशी की बात है कि अब प्रादेशिक भाषाओं में भी विद्यालयों में पढ़ाई होने लगी है। प्रादेशिक भाषा का उपयोग भी प्रारंभ हो गया है और राजनीतिक उद्देश्य की पूर्ति के लिए क्षेत्रीय भाषाओं को प्राश्रय दिया जा रहा है, जिसे वहाँ के क्षेत्रीय लोग लाभ ले रहे हैं। राजनीतिक संदर्भ में हम यह भी कह सकते हैं कि हमारे राष्ट्रध्वज, राष्ट्रगान तथा संविधानिक विभिन्न प्रावधानों को हम राष्ट्रीय भाषा के रूप में अपनाते हैं। बहुभाषा सूत्र को छोड़ करके त्रिभाषा सूत्र अपनाया गया है। त्रिभाषा सूत्र में एक प्रादेशिक भाषा,
दूसरा राष्ट्रीय भाषा और तीसरा अन्य भाषा। प्रादेशिक भाषा का मतलब हो गया कि जिस जगह रहते हैं वहाँ की भाषा, दूसरा राष्ट्रीय भाषा यानी हिंदी, और तीसरा अन्य भाषा यानी विदेशी भाषा यानी अंग्रेजी। हमारे यहाँ अंग्रेजी, हिंदी और संस्कृत पढ़ते हैं, लेकिन कहीं तमिल और अंग्रेजी, उसके बाद और कोई भाषा पढ़ते हैं। कहीं कहीं तो हिंदी लोग पढ़ते भी नहीं होंगे, दक्षिण भारत में ऐसा सुनने को मिलता है। लेकिन हमारे यहाँ दक्षिण भारत को छोड़ करके बहुत सी ऐसी राज्य हैं जहाँ पर विधिवत हिंदी की पढ़ाई होती है। तो हम लोग बहुत प्रसन्न हों, क्योंकि हमारा राष्ट्रीय भाषा हिंदी का उत्थान हो रहा है। जो 33% था वह अब 66% पर हिंदी आपका पहुँच गया है, आपके देश में पढ़ाई हो रही है। तो आज हम लोगों ने भारत के राजनीतिक संदर्भ के बारे में कुछ अध्ययन किया। अब इसके बारे में आपको जो कुछ भी पूछना हो आप पूछ सकते हैं। धन्यवाद।